हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 29 जुलाई और आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, साथ ही यह भी देखेंगे कि उनका बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ किन टॉपिकों से जुड़ाव है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। रणबीर सिंह समिति किस लिए गठित करी गई। उसके बाद आपराधिक कानूनों में सुधारों के लिए गठित समितियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि रणबीर सिंह समिति से ही संबंधित होंगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि मुद्रा स्वैप समझौता क्या होता है, जिसको हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी कहते हैं। भारत ने यह किन किन देशों के साथ किया हुआ है। मिजरी इंडेक्स क्या है भारत में, हाल फिलहाल में इसके लिए चर्चाएं क्यों हो रही हैं। पंचायत इंटरप्राइजेस सूट क्या है, इससे संबंधित बेसिक टॉपिक शुरुआत से देखेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि एनजीटी कौन से अधिनियमों के माध्यम से शासित नहीं होता है। डेयर टू ड्रीम योजना क्या है और डीआरडीओ से इसका क्या संबंध है, हम यह जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से इसका क्या संबंध है। मौसम एप्लीकेशन क्या है, कश्मीर केसर के लिए हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यह जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में और कौन कौन से उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज का, टूटिंग टाइडिंग सेचर जोन जिसको टीटीएसजेड भी कहते हैं, भारत में कहाँ और किस राज्य में स्थित है और हाल ही में यह चर्चा में क्यों था। यह पूर्णतः वीडियो हिंदी में होगा और आपके लिए यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप और कहीं इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इंग्लिश में स्लाइड देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर हिंदी में ही लिखा रहेगा और हिंदी में ही आपको समझाया जाएगा। तो आइए आज की न्यूज़ की शुरुआत कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग शहर से आयोजित हुई थी। इसका उद्देश्य यह है कि बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखा जाए और बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। आइए देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी कि WWF क्या है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है, यह वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करती है। पर्यावरण पर मानव के प्रभावों को कम करना है ताकि पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। WWF एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट निकालती है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और यह 2 वर्षों में निकालती है। 1998 से इसको जारी किया जा रहा है। इसका नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। इसकी स्थापना के बारे में अगर देखें तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। और अगर आप टाइगर के बारे में कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं कि जैसे इसका IUCN स्टेटस क्या है और इसे साइट्स की सूची में किस संदर्भों में रखा गया है, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एनवायरनमेंट सीरीज के वीडियो को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर कम से कम 21 से 22 वीडियो वहाँ पर बना के डाले हुए हैं जो कि सभी IUCN रेड लिस्ट से संबंधित हैं। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। रणबीर सिंह समिति हाल ही में यह चर्चा में क्यों रही। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा इस समिति ने 49 तरह के अपराधों को पुनर्विचार के लिए चुना है, जिसमें कि वैवाहिक दुष्कर्म यानी कि मैरिटल रेप, इच्छा मृत्यु, यौन अपराधों या राजद्रोह जैसे कई गंभीर और संवेदनशील अपराधों की परिभाषा को इन्होंने पुनर्विचार करने के लिए चुना है। कुछ हिंसक घटनाओं के लिए भी विशेष कानूनों की शुरुआत करने की बात की गई है, जिसमें भीड़ के द्वारा की जाने वाली हिंसा जिसको हम मॉब लिंचिंग के नाम से भी जानते हैं, और ऑनर किलिंग यानी कि सम्मान की रक्षा में हत्या आदि विषयों को इसमें शामिल किया गया है। ये क्यों गठित की गई है। इस समिति का उद्देश्य देश के आपराधिक न्याय प्रणाली यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार लाने का एक प्रयास किया गया है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए अलग कानून की मांग पर हाल ही में 2019 में गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई थी कि IPC और CRPC में आवश्यक परिवर्तन करने पर मंत्रालय विचार कर रहा है। तो आइए इससे संबंधित कुछ समितियों को देख लेते हैं। ये समितियां वर्ष भर किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपराधिक कानूनों में सुधारों के प्रयास कब कब किए गए। मलीमत समिति वर्ष 2003 में बनाई गई। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े लगभग 150 से अधिक सुझावों के बारे में इन्होंने सुझाया।
माधव मेनन समिति 2007 में बनाई गई। पीड़ितों को अधिकार और मुआवजा दिलाना, अपराध को परिभाषित करना और न्याय प्रणाली में तकनीकी को बढ़ावा देने संबंधी सुधार की अनुशंसाएं माधव मेनन समिति के द्वारा की गई थी। JS वर्मा समिति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है, आप इसको अच्छे से देखना। न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति 2013 में गठित की गई और इसी के आधार पर आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2013 लाया गया था, क्योंकि इसी दौरान निर्भया मामले में सुनवाई की गई थी। विधि आयोग भी समय समय पर आपराधिक कानूनों में सुधारों के लिए अपनी रिपोर्ट देता रहता है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत, यह समय समय पर अपनी रिपोर्टों को जारी करता रहता है। न्याय प्रदायकी एवं विधिक सुधार का राष्ट्रीय मिशन आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए सुझाव देता है। इसके प्रमुख केंद्रीय न्याय मंत्री होते हैं। तो हमने इन समितियों के बारे में जाना, जैसे कि मलिमत समिति, माधव मेनन समिति, न्यायमूर्ति JS समिति, विधि आयोग और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, न्याय प्रदायगी एवं विविध सुधार का राष्ट्रीय मिशन। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या फिर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आपको दिया जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में RBI ने श्रीलंका में विदेशी भंडार को बढ़ावा देने और देश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए $400 मिलियन की मुद्रा स्वैप सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता किया है। अब यह क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। यह समझौता दो देशों के बीच एक ऐसा समझौता है जो संबंधित देशों को अपनी ही मुद्रा में व्यापार करने के लिए, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, मतलब अपनी ही मुद्रा में व्यापार करने और आयात निर्यात के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी किसी तीसरी मुद्रा के प्रयोग के बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दर पर भुगतान करने की अनुमति देता है। मतलब विदेशी देशों से व्यापार करने के लिए हमें थर्ड मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। आपसी समझौते से हम एक दूसरे देशों की मुद्रा को अपनाकर अपना काम चला सकते हैं। आखिर ये क्वेश्चन उठता है कि यह क्यों किया जाता है। मुद्रा विनिमय समझौता को विदेशी मुद्रा की अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और समस्या का समाधान होने तक भुगतान संतुलन के संकट को, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमें डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस देश के साथ हम समझौता करेंगे उसी देश की मुद्रा से इसमें काम चल जाएगा। तो ये आप ये तस्वीर देख सकते हो, RBI और श्रीलंका के बीच $400 मिलियन का करेंसी स्वैप अभी किया गया है। आइए इसके संबंध में कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। कुछ अन्य देशों के साथ भी भारत ने इसी तरह के समझौते किए हैं। जैसे जापान के साथ 2018 में $75 अरब का अरेंजमेंट किया था। केंद्रीय मंत्रालय ने सार्क देशों के साथ भी करेंसी स्वैप व्यवस्था की थी। कब? 2019 में $400 मिलियन की। आइए अब मैप में कुछ नज़र डाल देते हैं ताकि कहीं से अगर मैप रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये है इंडिया, नेपाल, भूटान, दोनों ही लैंडलॉक कंट्री हैं। लैंडलॉक का मतलब दोनों के पास ही समुद्र की एक्सेस ना हो। ये तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पर हारमुंज संधि को, जल संधि को आप देख सकते हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये फारस की खाड़ी, ओमान, सोमालिया और ये हिंद महासागर, अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप, इंडोनेशिया, यहाँ पर मलक्का जल संधि है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ये है साउथ चाइना सी, यहाँ पर 9 डैश लाइन हमेशा ही विवाद का बिंदु रहती है क्योंकि चीन इस पूरे क्षेत्र में अपना दावा दिखाता रहा है। ये श्रीलंका जिसके साथ अभी समझौता हुआ है, इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये मालदीव की राजधानी। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है मिजरी इंडेक्स से। यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिजरी इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग उठी है। यह कैसे मापा जाता है? यह इंडेक्स किसी देश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को जोड़कर निकाला जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड एनुअल इन्फ्लेशन रेट को जोड़कर निकाला जाता है। यह दर्शाता है कि अगर ज़्यादा स्कोर आया उसका मतलब यह है कि स्थिति उतनी ही खराब है। कम स्कोर का मतलब
उतनी ही अच्छी स्थिति। मूल मिजरी इंडेक्स का एक रूप ब्लूमबर्ग मिजरी इंडेक्स भी है, जिसे ऑनलाइन पब्लिकेशन के द्वारा विकसित किया गया है। आइए इससे संबंधित कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। मिजरी इंडेक्स को अर्थशास्त्री आर्थर ऑकून के द्वारा विकसित किया गया था। यह इंडेक्स 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मापने के कारण लोकप्रिय हुआ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्री 1 में वेनेजुएला को रखा गया और इसका स्कोर इतना ज़्यादा है। इसका मतलब जो अपन ने डिस्कस किया था कि जितना ज़्यादा स्कोर उतनी ही खराब स्थिति। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है स्थानीय निकायों के लिए ऑनलाइन ऑडिट करना। यह खबरों में क्यों है? पंचायती राज मंत्रालय ने देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन ऑडिट ऐप के द्वारा की जाएगी। कितनी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा? इस प्रक्रिया के पहले चरण में देश की 2.5 ग्राम पंचायतों के 20% ग्राम पंचायतों को ही शामिल किया गया है, लेकिन आगामी वित्त वर्ष 2021 और 22 में देश भर की सभी पंचायतों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। क्या है यह और इस प्रक्रिया में क्या होता है? चालू वित्त वर्ष में पंचायतों के लेखा जोखा खातों का ऑडिट इस बात पर केंद्रित होगा कि उन्होंने वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों का उपयोग कैसे किया। मतलब कि जो आपको पैसे प्राप्त हुए हैं आपने उनका यूज कैसे किया। यही प्रक्रिया पंचायतों के लेखे जोखे से संबंधित है। इसके लाभ क्या क्या होंगे? सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि डेटा की उपलब्धता हर समय पर रहेगी, चाहे वह ऑफलाइन हो या चाहे ऑनलाइन। जैसे अभी वर्तमान परिस्थिति में डेटा की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, लेकिन ऑनलाइन ऑडिट होने के बाद डेटा की उपलब्धता बनी रहेगी। किए गए कार्यों की निगरानी भौतिक रूप से ऑनलाइन भेजी गई तस्वीरों के माध्यम से हो सकेगी कि व्यक्ति ने कितना काम किया है या कितना नहीं किया है। आप तस्वीर भेजो जो आपको काम दिए गए थे उसकी। स्वीकृति और भुगतान से संबंधित सभी दस्तावेजों को आप ऑनलाइन देख सकेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन तो ऑडिट करेगा ही, साथ साथ पुराना रिकॉर्ड भी इसमें शामिल होगा, तो इसको अच्छे से मॉनिटर किया जा सकता है। और पंचायतों के तीनों स्तरों पर, चाहे जिला, ब्लॉक या फिर ग्राम पंचायत हो या शहरी स्थानीय निकाय हो तथा विभागों में खातों की वित्तीय ऑडिट की सुविधा भी प्रदान करेगा। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य पॉइंट को भी देख लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्योंकि पंचायती राज मंत्रालयों के द्वारा शुरू किए गए पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायत एंटरप्राइजेस सूट, आप इसको याद रखना, पंचायत एंटरप्राइजेस सूट यानी कि PES, यह एक ओपन सोर्स ऐप है। इसमें है क्या? पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर की पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को शुरू करने तथा संस्थागत मजबूती लाने के लिए इसे शुरू किया है। ई पंचायत के तहत 11 कोर कॉमन ऐप ही मिलकर PES का निर्माण करते हैं। मतलब कि 11 ऐपों को मिला दिया जाए तो ये PES बन जाता है, यानी कि पंचायत एंटरप्राइजेस सूट। और ये आप 11 ऐपों को यहाँ पर देख सकते हैं। कार्य नियोजन, निगरानी, बजट, लेखा, सामाजिक लेखा परीक्षा आदि से लेकर नागरिक सेवा वितरण और संचालन तथा प्रमाण पत्र देना, लाइसेंस आदि को देना इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि इससे पंचायती प्रशासन में तेजी लाई जा सके। आइए स्थानीय स्वशासन पंचायत से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधानों को देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति मिली और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 243 के कई भागों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया। तो आप ये याद रखना कि कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को सौंपा गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान से शुरू हुई थी। आइए कुछ सबसे महत्वपूर्ण समितियां भी जान लेते हैं जो समय समय पर इसके लिए गठित होती रही हैं। सबसे पहले हनुमंत राय समिति 1983 में आई, GBK राव समिति 1985 में आई, LM सिंघवी समिति 1986 में आई, जिन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की
मांग की थी। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग 1988 में आया। पी.के. थुंगन समिति 1989 में, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में। आप ये समितियां सारी याद रखना, क्योंकि कोई एक समिति दे दी जाती है और उसका पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। 73वें और 74वें संविधान की मुख्य विशेषताएं। उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तो आप इसको याद रखना कि इसमें से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के लिए 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण भी है। यह 243D में कहा गया है। अध्यक्षों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए एक समान 5 वर्षीय कार्यकाल निर्धारित किया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। यह खबरों में क्यों आया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश में भूजल के व्यावसायिक उपयोग के लिए दिशा निर्देशों को और अधिक कठोर बना दिया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। एनजीटी ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूजल निकालने की सामान्य अनुमति पर रोक लगा दी। दिया गया परमिट निर्धारित पानी की मात्रा के लिए होना चाहिए कि जितना परमिट में पानी निर्धारित आपको किया गया है आप उतना ही भूमि से निकाल सकते हैं, ताकि भूमि का जल स्तर बना रहे। एनजीटी ने सभी महत्वपूर्ण, शोषित और अर्ध महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जल प्रबंधन योजना बनाने के लिए 3 महीने की समय अवधि प्रदान की है। भारत में अगर भूमि जल का उपयोग को हम देखें तो सबसे ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में यूज होता है, उसके बाद इंडस्ट्री में और फिर घरेलू क्षेत्र में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत एनजीटी को स्थापित किया गया था। एनजीटी की स्थापना के साथ ही भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। और अगर विकासशील देशों के मामले में देखें तो यह पहला देश है। तो पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही ऐसे निकायों की स्थापना कर पाए थे, तीसरा भारत बन गया। इसके उद्देश्य क्या हैं? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करता है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र भी शामिल करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में स्थित हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 माह के अंदर अंदर किया जाए। आइए इसकी संरचना के बारे में भी देख लेते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि इनकी दोबारा नियुक्ति भी हो सकती है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल हों। आइए कुछ और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि एनजीटी पर्यावरण से संबंधित किन कानूनों की सुनवाई कर सकता है। तो नंबर 1 में जल अधिनियम 1974 और जल उपकर अधिनियम 1977, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981 और पर्यावरण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 से संबंधित मामलों में यह एनजीटी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाला पॉइंट है जो अक्सर लोग गलत करके किसी भी एग्जाम में चले आते हैं कि यह वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 और भारतीय वन कानून 1927 तथा राज्य द्वारा जंगल पेड़ की रक्षा के कानून एनजीटी के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। तो 72 हो गया और 27 हो गया, और राज्य के एकाधिकार में आने वाले जंगल और पेड़ इसके अधिकार में नहीं आते। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 को भी इससे बाहर रखा गया है। एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। इसमें दंड भी
शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है DRDO के एक प्रोजेक्ट से, उसका नाम है डेयर टू ड्रीम। यह खबरों में क्यों रहा? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने एक अभिनव प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम शुरू की। प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर किया गया। इसके उद्देश्य क्या हैं? डेयर टू ड्रीम एक ओपन चैलेंज है जो देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देता है। इसे उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। यह व्यक्तियों और स्टार्टअप्स को एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में नवाचार के लिए बढ़ावा देती है। तो पुरस्कार राशि अगर अपन देखते हैं तो फर्स्ट प्राइज में इंडिविजुअल लेवल पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और स्टार्टअप के स्तर पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। सेकंड में 4 लाख और स्टार्टअप में 8 लाख। थर्ड प्राइज 3 लाख और 6 लाख। इसे आप देख सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। 1998 में भारत द्वारा आयोजित पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। वह सैन्य मिसाइल कार्यक्रमों से बड़े पैमाने पर जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने 1990 में इन्हें पद्म विभूषण, 1981 में पद्म भूषण और 1997 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया है। तमिलनाडु राज्य ने डॉक्टर कलाम की जयंती को युवा पुनर्जागरण दिवस के रूप में चिन्हित किया है। उड़ीसा ने भी राष्ट्रीय मिसाइल परीक्षण स्थल यानी कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है एक एप्लीकेशन से जिसका नाम है मौसम एप्लीकेशन। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जो शहर के मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी देगी। जारीकर्ता इसका कौन होगा? इस एप्लीकेशन को अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी कि ICRI-SAT और भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग IITM के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इसके उद्देश्य क्या हैं? इसमें लगभग 200 शहरों के लिए आर्द्रता, तापमान, हवा की दिशा और गति जैसी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इस एप्लीकेशन में जानकारी दिन में 8 बार अपडेट की जाएगी। यह एप्लीकेशन स्थानीय मौसम की घटनाओं के बारे में 3 घंटे से पहले चेतावनी दे देगा। यह देश के लगभग 450 शहरों के लिए अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ खबरों में इसलिए रही क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर को केसर के लिए GI टैग दिया गया। GI टैग क्या है? GI टैग का सीधा सा मतलब यह होता है कि यह विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति को दर्शाता है, मतलब एक किसी खास स्थान पर ही पाया जाएगा और उसके लिए GI टैग दे दिया जाता है ताकि उस स्थान पर उस वस्तु की डिमांड को बढ़ाया जा सके और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको निर्यात किया जा सके। यह करेवा नामक मिट्टी पर उगाया जाता है। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले यह झील के निक्षेप हैं। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप और हिमोड़ उपस्थित होते हैं यानी कि बर्फ। GI टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि IPR के एक घटक के रूप में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन WTO के द्वारा किया जाता है। उसमें एक समझौता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ट्रिप्स। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसको देखें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इसे लाया गया, लेकिन 2003 में इसको लागू किया गया और 2004 में दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले GI टैग दिया गया। यह 10 वर्षों के लिए ही मान्य होता है। कुछ अन्य जम्मू कश्मीर के GI टैग को देख लेते हैं। नंबर 1 कश्मीरी पश्मीना। पश्मीना जो लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले बकरे से प्राप्त पश्म एक प्रकार का फाइबर होता है, उससे निर्मित होती है। कानी शॉल हस्त निर्मित शॉल है। यह कश्मीरी सौजनी यह भी हस्त निर्मित शॉल है। ये आप कश्मीरी केसर की फ़ोटो देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप GI टैग से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना चाहते हैं कि हाल ही में और किस किस स्टेट को GI टैग दिया गया है और जो वर्ष भर चर्चा में रहे, उनकी लिस्ट को आप 19 जुलाई की करंट अफेयर्स की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ट्यूटिंग टाइडिंग सेचर जोन यह खबरों में क्यों रहा? हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बताया कि ट्यूटिंग टाइडिंग सेचर जोन दो अलग अलग गहराई पर मध्यम स्तर का भूकंप पैदा कर रहे हैं। सेचर जोन पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है, जहां हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और इंडो बर्मा रेंज से जुड़ जाता है। हिमालय का यह हिस्सा हाल के दिनों में सड़कों और पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण इस क्षेत्र में भूकंप के पैटर्न को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि निर्माण कार्य सही ढंग से संचालित किए जा सकें। ये हमारी आज की डिस्कशन थी।